अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फेरेंक्स एंड एसोफेगस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने ये देखा था कि ओरल कैविटी जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा है जहाँ से डाइजेशन का पहला स्टेप जो है वो स्टार्ट होता है। आज हमने ये देखना है कि ओरल कैविटी के बाद क्या आता है, उससे आगे क्या होता है और कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो ओरल कैविटी का जो अगला हिस्सा है वो है फेरेंक्स एंड एसोफेगस। पहले फेरेंक्स आता है फिर एसोफेगस आता है। तो सबसे पहले हम फेरेंक्स को स्टडी कर लेते हैं। फेरेंक्स इज अ ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी। जैसा कि आपको पता है ट्यूब लाइक पार्ट कहते हैं होलो स्ट्रक्चर को जिसके अंदर होल होता है, इस तरह पाइप नुमा कोई भी स्ट्रक्चर बना हो उसको हम फेरेंक्स बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? बिहाइंड द ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी के बाद में, ओरल कैविटी से आगे। आप इसको पीछे भी कह सकते हैं कि ओरल कैविटी के पीछे ये पाया जाता है। इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओरल कैविटी फेरेंक्स जो है ये क्या करता है, ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ जोड़ता है एंड नेजल कैविटी को ट्रैकिया के साथ जोड़ता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी ओरल कैविटी थी, उससे पीछे हमारा फेरेंक्स स्टार्ट हुआ। ये क्या करता है, एसोफेगस को ओरल कैविटी के साथ जोड़ता है एंड आल्सो कनेक्ट्स द वाइंड पाइप टू दी नोज। और जो हमारा नाक है उससे जो हम सांस लेते हैं, जो सांस वाली नाली है उसको और हमारे नाक को आपस में जोड़ता है। वाइंड पाइप, सांस वाली नाली को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, इसी तरह हम एसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोसेस था केमिकल डाइजेशन का वो ओरल कैविटी में स्टार्ट हुआ, जो स्टार्ट हो गया था वो यहाँ पर कंटिन्यू होता है, मतलब रुकता नहीं है। फेरेंक्स के अंदर भी जो है वो कंटिन्यू होता है। अब दो फंक्शन अभी तक उसने हमें बता दिए कि एक तो ये ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ कनेक्ट करता है, दूसरा ये नाक को वाइंड पाइप के साथ यानी ट्रैकिया के साथ, हवा वाली सांस वाली नाली के साथ जोड़ता है। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो उसने बताया है कि एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरेंक्स इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द लंग्स। वो क्या करता है, जो हमारा खाना होता है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसको हमारे फेफड़ों में, लंग्स में जाने से रोकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे लंग्स हैं वो ऑक्सीजन के लिए बने हैं, उसमें सिर्फ हवा होती है, उसमें अगर खाना चला जाए तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और वो जो है फिर मसले मसाइल हमें पेश आएंगे। इसलिए फेरेंक्स जो है ये दरमियान में मौजूद होता है। ये क्या करता है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और लंग्स में नहीं जाने देता खाने को। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या करता है, ये हमारी नेजल कैविटी है, ठीक है। नेजल कैविटी के नीचे जो है यहाँ पर हमारा जो है ट्रैकिया है, नेजल कैविटी को ट्रैकिया के साथ जोड़ रहा है और हमारा जो है यहाँ पर फेरेंक्स ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ जोड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमारी जुबान जो है वो खाने को पुश करती है बैक पे, तो हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का मुंह है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सुकड़ जाता है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, मूव्स अप हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि जैसे जैसे खाना नीचे आया, जो हमारा हवा वाला पाइप था, सांस की नाली थी, उसने अपना मुंह जो है वो बंद कर लिया, उसने अपनी ओपनिंग को क्लोज कर लिया ताकि खाना उसके अंदर ना जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर मौजूद एक एपिग्लोटिस टाइप टिश्यू होता है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है, जो उसके ऊपर आके ढक्कन का काम करता है, सांस की नाली के ऊपर आ जाता है और वहां से जो बोलस है वो मूव करके पीछे जो है वो हमारे एसोफेगस के अंदर चला जाता है। अब बेसिकली ये एपिग्लोटिस होता क्या है, एपिग्लोटिस एक इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू है। अब आप पूछेंगे कि इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कभी आपने अपना कान देखा है, कान को मरोड़ के देखें, कान जो है हमारा फोल्ड हो जाता है, तो लेकिन कान हार्ड भी है। अब हमें ये समझ नहीं आती कि ना ही कान जो है हमारा वो गोश्त है पूरा और ना ही वो हड्डी है पूरी तरह से, ना ही वो बोन है, क्योंकि अगर वो बोन होता तो इस तरह से हम उसको मरोड़ नहीं सकते थे और अगर वो गोश्त होता तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता। तो बेटा ऐसी चीज हमारी बॉडी में जो ना ही गोश्त है और ना ही वो हड्डी है, दरमियानी चीज है कोई, तो उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो इतनी सॉफ्ट होती है कि फोल्ड हो जाती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि वो उसको हम टिश्यू कह सकें या उसको हम गोश्त कह सकें। तो एक ये इलास्टिक का मतलब है लचकदार,
तो इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो ये एपिग्लोटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इसको भी अंडरलाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, when swallowed food passes through the pharynx, the top of trachea is pushed up against epiglottis। अगेंस्ट एपिग्लोटिस का मतलब है कि एपिग्लोटिस की तरफ खुद को पुश करता है ताकि उसकी जो ओपनिंग है, उसका जो सुराख है वो बंद हो जाए। इस तरह से क्या करता है कि जो हमारा ट्रैकिया है वो ओपनिंग को बंद कर लेता है और उसमें से हमारा फूड जो है वो गुजर जाता है। अब बच्चे यहाँ पे हमारा फेरेंक्स तो कंप्लीट हो गया, आगे हम एसोफेगस को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने कल एक यूट्यूब पे पोस्ट लगाई थी, उसमें मैंने बच्चों से कहा था कि वोट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली वीडियो पोस्ट करूं तो वहां पर जाके कमेंट करें और वोट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक दिन के बाद एक वीडियो पोस्ट करूं तो आप वहां पर जाके कमेंट करें या वोट करें। तो अब हम एसोफेगस को जो है वो स्टडी कर लेते हैं। एसोफेगस क्या है बच्चे? एसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब। एसोफेगस को हम बोलते हैं एक लंबी ट्यूब है ये भी ट्यूब है क्योंकि आपको पता है इसके अंदर होल है, इसके अंदर से खाना गुजरता है, लेकिन ये क्या है? लंबी है। अब ये कितनी लंबी है ये हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये अगेन एक एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है, तो आपने बता देना है कि 25 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है। अगर हम इसको इंचेस में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 10 इंच हमारे पास बनती है। 10 इंच लंबी यानी 1 फुट से थोड़ी सी छोटी होगी। तो ये 10 इंच 25 सेंटीमीटर लंबा जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं और उर्दू में हम इसको खुराक की नाली बोलते हैं, जहां से खाने ने आगे की तरफ जाना होता है। अब ये करता क्या है? इट कनेक्ट्स, ये क्या करता है? कनेक्ट करता है फेरेंक्स को स्टमक के साथ। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारा स्टमक है उसको ये कनेक्ट करता है फेरेंक्स के साथ। फेरेंक्स है वो जगह जहां से हमारा खाना नीचे की तरफ आता है। स्टमक हमारी वो जगह है जहां पर हम जो है खाने को लेकर जाते हैं, वहां तक खाना आता है। और जो दरमियान में लंबी एक ट्यूब है जो इन दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करती है, उसको बच्चे हम एसोफेगस बोलते हैं। अब देखें, खाने को कोई पाँव तो नहीं लगे हुए कि आप उसको अपने गले से अंदर निगल रहे हैं तो वो सीधा का सीधा ही चलता चलता जो है वो स्टमक में चला जाए, ना ही वो चल सकता है ना ही उसके कोई पाँव हैं। तो ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है हमारी बॉडी के अंदर। ये जो हमारा एसोफेगस है ना, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे कभी आपने कोई प्लास्टिक की चीज है देखी है, अगर आपने बहुत ज्यादा देर तक धूप में पड़ी रही तो वो सिकुड़ जाती है, अपने साइज को छोटा कर लेती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, छोटी हो गई है। इसी तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये हमारे एसोफेगस के अंदर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई है, फिर थोड़ा सा नीचे हुई है, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे हुई है। क्या होता है कि ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होती है, खाने को वहां पे जगह नहीं मिलती, वो जगह तंग हो जाती है तो खाना फिसल के नीचे आ जाता है। फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होती है, खाने को फिर जगह नहीं मिलती और खाना फिर से आगे आ जाता है। फिर वहां नीचे कॉन्ट्रैक्शन होती है, खाने को जगह नहीं मिलती और खाना नीचे की तरफ पुश होता है और करता करता इस तरह स्टमक के अंदर आ जाता है। अब ये जो एक देखें लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, अब ये जो एक लगातार कॉन्ट्रैक्शन का सिलसिला है इसको हम सक्सेसिव वेव्स का नाम देते हैं। तो वो यही बोलता है कि व्हेन फूड एंटर्स into the pharynx, into the esophagus, successive waves of contraction are generated in its muscular walls। जो उसकी दीवारें हैं एसोफेगस की, उसके अंदर मसल्स हैं जो क्या करते हैं? सक्सेसिव वेव्स प्रोड्यूस करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, जिनकी मदद से क्या होता है? खाना नीचे की तरफ स्टमक के अंदर पुश कर जाता है। और बेटा ये जो एक सारा सिलसिला है ना इसका एक वेव्स प्रोड्यूस करने का, उसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेरिस्टालसिस, इसको आप नोट कर लीजिए और अंडरलाइन भी कर लीजिए, ये पेपर में आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम स्टमक को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको हर टॉपिक के साथ नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको चैप्टर के लास्ट पे नोट्स चाहिए जिसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों जो है वो अपने नोट्स बनाकर दूंगी, जो मेरे पर्सनल नोट्स मैंने बनाए हैं, तो आप कमेंट करें। जब आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको वीडियो के साथ PDF फाइल अटैच कर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।